गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 में अभी तक हमने करा था +2 इकोनॉमिक्स का पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब हम करते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण कि जो हमारा पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है उसके लागू होने के क्या कारण है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू होने का कारण ये है कि जब फर्म अपने पैमाने के आकार को बढ़ाएगी, अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाएगी, तो फर्म को कई प्रकार की किफ़ायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, कई प्रकार की बस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो पैमाने की किफ़ायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। पैमाने की किफ़ायतें का अर्थ ये हो गया कि जब भी फर्म अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाएगी, उत्पादन का लेवल बढ़ाएगी, उत्पादन का पैमाना बढ़ाएगी, तो संस्था को कई प्रकार के लाभ होंगे, कई प्रकार की बस्तें होंगी और फर्म की प्रति इकाई जो उत्पादन करने की लागत है वो कम हो जाएगी और जो हमारा उत्पादन है प्रति इकाई वो बढ़ जाएगा। अब ये किफ़ायतें क्या होती हैं, पहले करते हैं आंतरिक किफ़ायतें। आंतरिक किफ़ायतें, इसको बचत भी बोलते हैं। आंतरिक किफ़ायतें, इनको बस्ते भी बोलते हैं। आंतरिक किफ़ायतें उस फर्म को मिलेंगी जो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। जो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं करेगी उसको आंतरिक किफ़ायतें या आंतरिक बस्तें प्राप्त नहीं होंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं ये? सिर्फ उद्योग की उस फर्म को मिलेगी जो अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ा रही है, सभी फर्म को नहीं मिलेगी। जिस फर्म ने उत्पादन का स्तर बढ़ाया है उसी को आंतरिक किफ़ायतें होंगी, क्योंकि उद्योग में कई प्रकार की फर्में होती हैं, सभी फर्मों को नहीं मिलेगी ये किफ़ायतें, केवल उसी फर्म को मिलेंगी जो उत्पादन के स्तर को बढ़ाएगी। केवल एक फर्म को, जो फर्म बढ़ाएगी उसी फर्म को आंतरिक किफ़ायतें हो जाएंगी। नंबर 1 तकनीकी किफ़ायतें। तकनीकी किफ़ायतें, तकनीकी किफ़ायतें का अर्थ ये हो गया कि जब भी कोई फर्म अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाएगी और उत्पादन बढ़ाना चाहेगी तो उस केस में उसको आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्पादन के लिए बढ़िया तकनीक का प्रयोग करना संभव हो जाएगा और ऐसा करने से उसकी जो प्रति इकाई उत्पादन की लागत है वो कम हो जाएगी। दूसरी किफ़ायतें श्रम संबंधी किफ़ायतें। श्रम संबंधी किफ़ायतें, जब भी फर्म अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाएगी तो उस फर्म में श्रम विभाजन संभव हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है उसको वही काम मिल जाएगा। इससे संस्था को क्या फ़ायदा होगा कि जो उसकी उत्पादन लागत है वो कम आ जाएगी, क्योंकि श्रम विभाजन संभव हो गया, काम बढ़ जाएगा। तीसरा प्रबंधकीय किफ़ायतें। प्रबंधकीय किफ़ायतें, प्रबंधकीय किफ़ायतें, जब भी श्रमिक फर्म का उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा तो उन्हें अच्छे प्रबंधक नियुक्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। उनकी कुशल प्रबंधक नियुक्त करेंगे तो उनको प्रबंधकीय किफ़ायतें मिल जाएंगी, प्रबंध करने में भी बचत मिलेगी, क्योंकि फर्म ने क्या किया है, अपने उत्पादन का स्तर बढ़ा दिया है,
तो उसको अच्छे श्रमिक, अच्छे प्रबंधक लगाने पड़ेंगे। अच्छे प्रबंधक लगाएंगे, कुशल प्रबंधक लगाएंगे, इससे उनकी जो उत्पादन करने की लागत है वो कम आ जाएगी और पैमाना बढ़ते प्रतिफल की तरफ चला जाएगा। नंबर 4, वित्तीय किफ़ायतें। वित्तीय किफ़ायतें, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा उनको। यदि कोई फर्म अपने सत्र को बढ़ाएगी, फर्म के उत्पादन बढ़ाना शुरू कर देगी, उत्पादन का पैमाना बढ़ा देगी, तो उसको कई प्रकार की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएंगी। उस फर्म की साख बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी, उस फर्म को कम ब्याज दर पे अधिक लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब वो फर्म कम ब्याज की दर पर अधिक लोन ले सकती है क्योंकि उसने अपने फर्म का पैमाना बढ़ा दिया है, उसकी गुडविल बढ़ गई है। नंबर 5, क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें। क्रय विक्रय संबंधी किफ़ायतें, जब भी फर्म अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाएगी और अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाएगी तो उसको क्रय संबंधी फायदा भी होगा क्योंकि उसको ज़्यादा माल खरीदना होगा क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है। तो कच्चा माल कम कीमत पे मिल जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा खरीदेगी, और उसको अपना माल सेल करना है तो वो अपना माल कम कमीशन पर सेल कर सकती है क्योंकि उसने अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाया है। तो कच्चा माल भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा उत्पादन करना है, ज़्यादा उत्पादन उसको सेल भी करना है, विक्रय करना है, तो कम कमीशन पर सेल भी किया जा सकता है। लास्ट है इसमें जोखिम संबंधी किफ़ायतें। जोखिम संबंधी किफ़ायतें, अब जैसे ही फर्म का आकार बढ़ चुका है, फर्म के उत्पादन का स्तर बढ़ चुका है, फर्म का उत्पादन का पैमाना बढ़ चुका है, तो उसकी जो जोखिम सहन करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो जोखिम ज़्यादा सहन कर पाएगी। ये हैं सारी आंतरिक किफ़ायतें। अब हम चलते हैं दूसरी किफ़ायतें, बाहरी किफ़ायतें, एक्सटर्नल, बचते भी बोलते हैं, किफ़ायतें भी बोलते हैं। बाहरी किफ़ायतें का अर्थ ये हो गया कि उद्योग में जितनी भी फर्म काम कर रही हैं सभी फर्मों को बाहर की किफ़ायतें मिलेंगी क्योंकि इसमें अगर उद्योग में जितनी भी फर्म काम कर रही हैं सबको फ़ायदा होगा, लेकिन जो आंतरिक किफ़ायतें हैं वो केवल उसी फर्म को मिलेंगी जो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाएगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा। लेकिन बाहरी किफ़ायतें उद्योग की सभी फर्मों को मिलेंगी। जैसे नंबर 1 है इसमें केंद्रीकरण की किफ़ायतें। केंद्रीयकरण की किफ़ायतें, केंद्रीकरण से अभिप्राय यह होता है कि एक ही स्थान पे कई फर्मों को स्थापित कर दिया जाए तो केंद्रीकरण होगा। यदि एक ही जगह पर सारी फर्में स्थापित कर दी जाएं, जिसे इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, उसको उनको कई प्रकार की किफ़ायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे संचार के साधन आ जाएंगे, यातायात के साधन आ जाएंगे, बैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। तो ये सारी फर्मों को, उद्योग में जितनी सारी फर्में हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, उनकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी। दूसरा, सूचना संबंधी किफ़ायतें। सूचना संबंधी किफ़ायतें, अगर एक ही जगह पर सभी फर्मों को स्थापित कर दिया जाए या एक ही नगर में उद्योग की सभी फर्मों को स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ से उनको सूचना संबंधी किफ़ायतें मिलेंगी। वहाँ मैगजीन छपनी शुरू हो जाएंगी, तकनीकी पत्रिकाएं निकल आएंगी। तो उस तकनीकी प्रक्रिया में ये पता लग जाएगा कि कौन सी फर्म क्या क्या काम कर रही है और
सभी फर्मों की सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी सूचनाएं जैसे विभिन्न मंडियों में वस्तु की मांग क्या है, उसकी कीमत क्या है, और नए नए आविष्कारों का पता लग जाएगा, नए बाज़ारों की स्थापना कैसे की जा रही है, नए बाज़ार कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये सारी सूचनाएं उनको कम खर्च पर मिल जाएंगी, क्योंकि एक ही जगह पे सभी फर्में आ गई तो उनको जितनी एक दूसरे की सूचना है वो जल्दी मिल जाएगी। तीसरा, विकेंद्रीकरण की किफ़ायतें। विकेंद्रीयकरण की किफ़ायतें। जब एक ही जगह पर सभी फर्में स्थापित हो जाएंगी तो उन्हें विकेंद्रीकरण की किफ़ायतें मिल जाएंगी, क्योंकि जो उस फर्म का कार्य होगा जो तैयार कर रही है वो अलग अलग भागों में बट जाएगा। जैसे मान लो ऊन की रंगाई और बुनाई, हमने ऊन की रंगाई करानी है और उसके बाद उसकी बुनाई करानी है। ये सारे दोनों कार्य अलग अलग फर्म में हो जाएंगे। एक फर्म ऊन की रंगाई कर देगी, एक फर्म ऊन की बुनाई कर देगी। तो इससे क्या होगा, उनको विकेंद्रीकरण का फ़ायदा हो जाएगा और उद्योग में लगी सभी फर्मों को लाभ होगा, उनकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी। अब आंतरिक किफ़ायतें और बाहरी किफ़ायतें, इन दोनों की सहायता से ये दोनों बस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम दूसरा कर रहे हैं, पैमाने के समान प्रतिफल। दूसरा है हमारा पैमाने के समान प्रतिफल। पहले हमने करा था पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, अब हम कर रहे हैं पैमाने के समान प्रतिफल। पैमाने के समान प्रतिफल उस स्थिति को कहते हैं जब हमने उत्पादन करने के लिए सभी कारकों को जब एक साथ बढ़ाया तो उत्पादन में वृद्धि उतने प्रतिशत हुई जितने प्रतिशत हमने उत्पादन के सारे कारक बढ़ाए। क्योंकि पैमाने का प्रतिफल आपको बताया था दीर्घकाल में लागू होता है, उसमें कोई भी साधन शिथिल नहीं होता, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए उत्पादन के जितने साधनों को, सभी कारकों को हम जितने प्रतिशत में बढ़ाएंगे उतने प्रतिशत ही हमारा उत्पादन होगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमने उत्पादन के कारक 10% बढ़ाए हैं, तुम्हारा उत्पादन भी 10% हो रहा है, 10% में वृद्धि हो रही है। और यदि हमने उत्पादन के कारक 15% बढ़ा दिए, सारे कारक, क्योंकि सारे परिवर्तनशील हैं, तो उत्पादन में भी 15% की वृद्धि हो गई। अब इसका डायग्राम देखते हैं। इधर आता है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर, और इधर आएगा परसेंटेज OY अक्ष की तरफ आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। इधर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। अब देखो, अगर हमने उत्पादन के सारे कारकों को 10% बढ़ाया है तो उत्पादन में भी 10% में वृद्धि हुई है, और उत्पादन के सभी कारकों को 15% बढ़ाया है तो हमारा उत्पादन भी 15% हुआ है। तो ये आपका एक रेखा बन गई OQ, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा।
अब ये चित्र क्या बता रहा है, ओ एक्स पर सभी कारकों में प्रतिशत वृद्धि, ओ वाई अक्ष बता रहा है उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, ओ क्यों एक सीधी रेखा है जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो ये बता रहा है कि यदि हमने उत्पादन के कारकों में जितने % वृद्धि करी है उतने % ही उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि हमने 10% उत्पादन के कारक बढ़ाए हैं तो 10% ही उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि हमने उत्पादन के सभी कारक 15% में वृद्धि कर दी तो उत्पादन में भी 15% की वृद्धि हो गई। अब पैमाने के समान प्रतिफल के कारण क्या हैं? कब लागू होता है पैमाने का समान प्रतिफल? जब आपकी पैमाने की किफ़ायतें और पैमाने की हानियाँ दोनों बराबर हो जाए, मतलब आपकी किफ़ायतें बचते और हानियाँ, पैमाने की किफ़ायतें पैमाने की हानियाँ जब दोनों बराबर हो जाएंगी वहाँ पर पैमाने का समान प्रतिफल लागू होएगा। अब हम तीसरा करते हैं इसमें, पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को कहेंगे जिस स्थिति में उत्पादन के सभी कारकों को जितने % हमने वृद्धि करी है उससे कम उत्पादन में वृद्धि होएगी। मतलब अगर हमने 10% अपने उत्पादन बढ़ाए हैं, उत्पादन के कारक बढ़ाए हैं जिनकी सहायता से उत्पादन होता है, तो हमारा उत्पादन 5% हुआ है। और यदि हमने उत्पादन के सभी कारक 20% बढ़ाए हैं तो उत्पादन में वृद्धि 10% की हुई है। मतलब उत्पादन के सारे कारक जितने बढ़ाए हमने, सभी कारकों में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो उत्पादन में केवल 5% की वृद्धि हुई। उत्पादन के सभी कारकों में अगर 20% की वृद्धि करी है तो उत्पादन में केवल 10% की वृद्धि हो रही है, तो उससे कम हो रही है। इसको बोलते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। अब इसका डायग्राम देखो, इधर आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, और इधर आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। हमने उत्पादन के कारकों में वृद्धि 10% की करी है तो ये 5% बढ़ रहे हैं। उत्पादन के कारकों में 20% की वृद्धि करी है तो ये 10% बढ़ रहा है। अब इसमें ओ क्यों रेखा, भी क्या चित्र दिखा रहा है? ओ एक्स पर उत्पादन के सभी कारकों में प्रतिशत वृद्धि, ओ वाई पर उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। ओ क्यों रेखा ये बता रही है कि जब हमने उत्पादन के सभी कारकों में 10% की वृद्धि करी तो उत्पादन में केवल 5% की वृद्धि हुई। जब हमने उत्पादन के सभी कारकों में 20% की वृद्धि करी तो उत्पादन में उससे कम 10% की वृद्धि की गई। अब इसमें ओ एक्स पर दिखा रहे हैं उत्पादक के सभी कारकों में प्रतिशत वृद्धि, ओ वाई अक्ष पे दिखा रहे हैं उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। जब उत्पादन के सभी कारक में 10% की वृद्धि की गई तो उत्पादन में केवल 5% की वृद्धि हुई। जब उत्पादन के सभी कारकों में हमने 20% की वृद्धि करी तो इसमें उत्पादन केवल 10% में वृद्धि हुई। अब हम करते हैं पैमाने की हानियाँ।
पैमाने की हानियाँ। अभी जो हमने पीछे करा है, दो प्रकार के किफ़ायतें थी, दो प्रकार की हानियाँ हैं। नंबर 1 पहले ही बता देते हैं पैमाने की हानियाँ क्या होती हैं। पैमाने की हानियों का अभिप्राय उस स्थिति से है जब हम उत्पादन का पैमाना एक सीमा के बाद बढ़ाएंगे तो फर्म की औसत लागत बढ़ जाएगी। पैमाने की हानियों से अभिप्राय क्या हो गया कि यदि हमने उत्पादन का पैमाना बढ़ाया है तो फर्म का जो औसत लागत है उत्पादन करने की वो बढ़ जाएगी, तो हानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1 इसमें हानि है आंतरिक हानियाँ। आंतरिक हानियाँ ये का अर्थ ये हो गया कि एक फर्म जब एक निश्चित सीमा के बाद अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसे आंतरिक हानियाँ शुरू हो जाती हैं। केवल उद्योग की एक फर्म को होएगा जिसका एक सीमा के बाद उत्पादन बढ़ रहा है, मतलब निश्चित सीमा के बाद अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो उन्हें हानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। जब फर्म का आकार बढ़ेगा तो उन्हें प्रबंध संबंधी हानि शुरू हो जाएगी, प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा, प्रशासन करना मुश्किल हो जाएगा, समन्वय लाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो कहलाएंगी आंतरिक हानियाँ। इससे क्या होगा कि उनकी जो औसत लागत है फर्म की वो बढ़ जाएगी। दूसरा है बाहरी हानियाँ। बाहरी हानियाँ, जो बाहरी हानियाँ हैं वो पूरे उद्योग को अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के कारण उत्पन्न होएगी। जो बाहरी हानियाँ हैं वो पूरे उद्योग को होएंगी, क्योंकि पूरे उद्योग में जितनी फर्में हैं सबको हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने उत्पादन का पैमाना एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ाएंगे तो उन्हें बाहरी हानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, दूषित वातावरण हो जाएगा, तो ये कहलाएंगी बाहरी हानियाँ। अब जो हमने पीछे अभी पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम किया था उसके क्या कारण हो सकते हैं। पैमाने का घटता प्रतिफल, अब पैमाने का जो घटता प्रतिफल है उसके घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण, अब हमें घटता प्रतिफल क्यों हो रहा है, उसका लागू होने का कारण क्या है। जो हानियां हैं पैमाने की वो ज़्यादा हो चुकी हैं किफ़ायतों से। मतलब फर्म की जो पैमाने की हानियां पैमाने की किफ़ायतों से ज़्यादा हो जाएंगी तो घटता प्रतिफल मिलेगा। अगर हानियां और किफ़ायतें दोनों बराबर होती तो समान प्रतिफल लागू होता था, और जहाँ पे किफ़ायतें मिलती थी वहाँ पे बढ़ता प्रतिफल मिलता था। तो अब इससे आपका ये चैप्टर पूरा क्लोज हो गया।